सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएचएम के जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके डेरिवेशन के बारे में देखेंगे और हम ये जानेंगे कि उसका इक्वेशन कहाँ से आया है, जिसके लिए मैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एज्यूम करूँगा। और मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ। Perfect undamped motion is impossible to achieve with a spring and mass system in the real world. तो जैसे कि आपने देखा, वो इस एक्सपेरिमेंट में हमने स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस्ड करके छोड़ दिया और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर पीरियोडिक मोशन में सेट हो गया और इसी पीरियोडिक मोशन को हम एसएचएम बोलते हैं। नॉर्मली जब 11th क्लास में हमें एसएचएम के चैप्टर से फैमिलियर किया जाता है, तब हमें एक इक्वेशन y इक्वल टू a cos ओमेगा टी और y इक्वल टू a sin ओमेगा टी समथिंग टाइप का इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और हमें ये बोला जाता है कि ये एसएचएम का इक्वेशन है। फिर उसके बाद हम सर्टेन फंक्शंस और सर्टेन क्राइटेरिया उसे सेटिस्फाई कराते हैं, फिर हमें ये पूरा यकीन हो जाता है कि वो एसएचएम का इक्वेशन है, पर हमें उसके डेरिवेशन के बारे में कभी बोला नहीं जाता। तो इस इक्वेशन में हम उसके डेरिवेशन के बारे में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे मैंने 3 केसेस ड्रॉ किए हैं, जिसमें पहला केस है स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से थोड़ा कंप्रेस्ड है, सेकेंड केस में स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है और थर्ड केस में स्प्रिंग अपने एक्सटेंडेड पोजीशन पे है। सो एट t इक्वल टू 0 पे मैंने पार्टिकल को मीन पोजीशन से a डिस्टेंस आगे लाके छोड़ दिया, जिसके बाद वो अपना पीरियोडिक मोशन करने लगा, जो कि हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा। यहाँ से छोड़ने के बाद वो धीरे धीरे मीन पे जाएगा, मीन पे जाने के बाद फिर से कंप्रेस्ड होगा, फिर से कंप्रेस्ड होने के बाद धीरे धीरे मीन पे आएगा, फिर ऐसे एक पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करने लगेगा, जिसे हम एसएचएम मोशन बोलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे मैं एक ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने एक साइन कन्वेंशन एज्यूम किया है, जिस पे पार्टिकल का मीन पोजीशन से राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस है उसे मैं पॉजिटिव लूँगा और मीन पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड में पार्टिकल का जो भी डिस्टेंस है उसे मैं नेगेटिव लूँगा। तो हमारे ग्राफ में हम देख सकते हैं कि हमने y एक्सिस में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन लिखा है और x एक्सिस में टाइम कोऑर्डिनेट लिखा है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट के अनुसार एट t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से a डिस्टेंस दूर था, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 0, जो दर्शाता है एट टाइम t इक्वल टू 0 द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज +a एंड +a है उसका मीन पोजीशन से राइट हैंड साइड में डिस्टेंस। फिर कुछ टाइम के बाद वो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे आएगा। हम ये एज्यूम कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता मतलब कौन से टाइम के बाद वो मीन पोजीशन पे आएगा, तो हमने जस्ट रैंडमली लिखा है एट t1 टाइम पे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे आएगा, जो कि है t1, 0। फिर t2 टाइम पे वापस वो कंप्रेशन स्टेज में जाएगा, जहाँ पे उसका मीन पोजीशन से डिस्टेंस a होगा, लेकिन वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इसलिए मैंने माइनस से लिखा है। और वैसे ही उसका मोशन वापस कंटिन्यू होगा, तो मैंने यहाँ पे 2 और पॉइंट का प्लॉट किया है, जिसमें t3 t इक्वल टू 0 उसका t3 में उसका मीन पोजीशन पे डिस्टेंस 0 होगा, फिर t4 में वापस वो एक्सटेंड होगा, तो ऐसे वो इनफाइनाइटली मोशन करते रहेगा। तो अब हमारे पास ये चैलेंज आता है कि हम इन पॉइंट्स के हेल्प से एक ग्राफ कैसे प्लॉट करें, क्योंकि ग्राफ ये पॉइंट आइदर स्ट्रेट हम ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ कर्व वे में ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो थोड़ा अभी हम इसके बारे में देखते हैं। तो सपोज़ हमने इन सब पॉइंट्स को ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया, मतलब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया, कुछ ना सोचे, हमने जैसे हमारा नॉर्मल पॉइंट्स है उसे हम स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर लिया। तो अब ये है हमारा ग्राफ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन, मतलब सम सॉर्ट ऑफ x, मतलब x मतलब डिस्टेंस और y में है टाइम, मतलब t टाइम, x वर्सेस t टाइप ग्राफ है।
और हमें ये पता है कि जो स्लोप होता है एक्स वर्सेस टी ग्राफ का वो वेलोसिटी देता है, मतलब dx/dt इक्वल्स टू v। तो यहाँ पे अगर हमने इन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है तो ये डिनोट करता है कि जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी एट ए कांस्टेंट रेट चेंज हो रहा है, मतलब वो उसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब a टू माइनस ए उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर माइनस ए टू ए उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये हमें इस ग्राफ में अगर हम इन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो ये पता चलता है। लेकिन हमारे ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में क्या ऐसा हो रहा है? हम जब उसे पार्टिकल को t=0 पे थोड़ा एक्सटेंड करके छोड़ रहे हैं तब उसके पास जो वेलोसिटी है यहाँ पे, जो उसके पास एट t=0 पे हम जब ये पार्टिकल को छोड़ रहे हैं उसके पास वेलोसिटी 0 है। तब उसके पास, अगर हम ये एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से भी बोल सकते हैं कि जब हम उसे इनिशियली t=0 पे छोड़ रहे हैं तब उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और उसके बाद धीरे धीरे जब वो कंप्रेशन से एक्सटेंशन से रिलीफ होकर अपने मीन पोजीशन पे आएगा तब उस पार्टिकल के पास उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, और तब इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इन दोनों केस से हमें देख के पता चल रहा है कि एक टाइम पे 0 है, फिर v मैक्स होगा, फिर आगे जाके यहाँ पे स्टॉप करेगा तो तब भी v=0 होगा। तो ये सम सॉर्ट ऑफ 0 v मैक्स 0 0 टू अगेन v मैक्स फिर 0 ऐसे टाइप का कुछ हो रहा है। ये लीनियरली तो वेरी नहीं कर रहा है, मतलब डिफरेंट पॉइंट पे इसका डिफरेंट वेलोसिटी है। तो इस पॉइंट के आधार पे हम ये ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन से तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी थोड़ा बहुत कुछ वेलोसिटी के बारे में जाना अपने एक्सपेरिमेंट में कि जब वो पार्टिकल अपने एक्सटेंडेड पोजीशन पे है या अपने कंप्रेस्ड पोजीशन पे है तब उसके पास वेलोसिटी तो कुछ नहीं है। अगर वेलोसिटी नहीं है तो उसका मतलब उन सब पॉइंट्स में उसका स्लोप 0 होगा, मतलब 0 होने का मतलब वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, लाइक दिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ होना चाहिए। और जब वो अपने मीन पोजीशन पे आ रहा है तब उसके पास सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं तब उसका स्लोप सबसे तेज़ी से चेंज हो रहा होगा, मतलब तब उसका स्लोप सबसे स्टीप होगा। तो इन सब स्लोप के रेस्पेक्ट में अगर हम थोड़ा बहुत ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करें तो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, जो ए पे 0 है, फिर यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है, फिर से 0 हो रहा है, फिर से मैक्सिमम, फिर से 0। यहाँ पे जस्ट मैंने ये एस्टिमेट लगाया कि ग्राफ कुछ ऐसा टाइप का होना चाहिए। मैं यहाँ पे इससे तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या इक्वेशन है। हमें एक्चुअली अभी इस ग्राफ के बारे में 0 नॉलेज है, कुछ भी नहीं पता। और अगर हमें एक्स का वेरिएशन ऑफ टाइम के साथ, मतलब अगर कोई इक्वेशन मिलता है एक्स का वेरिएशन ऑफ टाइम के साथ, तो वही होगा हमारा एक्चुअली SHM का इक्वेशन, जिसमें हम एक्स है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन, और टाइम है मतलब जो भी टाइम के साथ उसका पोजीशन क्या है। तो आगे चलिए अभी हम थोड़ा डिराइव करने की तरफ जाते हैं। तो हमें स्प्रिंग वाले चैप्टर से ये पता चलता है कि जो स्प्रिंग होता है उसे अगर थोड़ा कंप्रेस या एक्सटेंड किया जाता है वो एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जो कि हम F टाइम्स ऑफ kx से लिख सकते हैं, जहाँ पे k है स्प्रिंग कांस्टेंट और x है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, और न्यूटन लॉ से हमें ये भी पता है फोर्स होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारा कंबाइंड इक्वेशन होगा m टाइम्स a इक्वल्स टू माइनस ऑफ k टाइम्स x। सिंपल। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्सेलरेशन को हम v टाइम्स dv/dx भी लिख सकते हैं। ये एक्सेलरेशन को लिखने का एक दूसरा तरीका है। तो अगर हम एक्सेलरेशन को इससे रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा m टाइम्स v dv/dx
इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए इंटू एक्स। ये सिंपल है अभी तक। फिर हम dx को इस साइड ले जाते हैं, तो ये हमारा होगा एम वी डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स। अभी अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, ये सिंपल इंटीग्रेशन है वी डी वी एक्स डी एक्स, तो ये हमारे पास एक सिंपल इंटीग्रेशन आ गया है जिसका रिजल्ट होगा एम वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये सी बहुत इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट, ये नॉर्मली हम लिखना भूल जाते हैं, तो ये यहाँ पे ये सी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम कोई भी अपना नॉन कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल वी है और एक्स है, तो इन वेरिएबल का कोई एक नॉन कोऑर्डिनेट हम इस इक्वेशन पे पुट करेंगे और उसके बाद सी का वैल्यू निकालेंगे। तो मैं अपना इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूँ। तो मेरे स्टार्टिंग में क्या था, एट टी इक्वल टू 0 एक्स था हमारा प्लस ए, और तब वेलोसिटी हमारे पास 0 था, मतलब पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं था। तो अगर हम इन सब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो होगा समथिंग, v तो 0 है तो ये 0 इक्वल्स एक्स है a, तो माइनस ऑफ k टाइम्स ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से हमारा c का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो है k टाइम्स ए स्क्वायर बाई 2। तो इस k के वैल्यू को हम अपने ओरिजिनल इक्वेशन पे पुट करते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन रहा है एम वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ k टाइम्स ए स्क्वायर, सॉरी वहाँ पे एक्स स्क्वायर है ओरिजिनल में, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c का वैल्यू जो हमने अभी निकाला k टाइम्स ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ से 2 को हम एलिमिनेट कर देते हैं, साथ सब में कॉमन है। तो अभी तक जो हमने इक्वेशन निकाला वो है समथिंग एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के को कॉमन ले लिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन अभी हमने निकाला। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को v के टर्म्स में थोड़ा लिखना चाहता हूँ। तो हमारा v आ रहा है k टाइम्स m k ओवर m इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। जस्ट मैंने m को इस साइड ले गया और इसका अंडर रूट ले लिया, और हमें वापस से पता है कि हम v को dx ओवर dt लिख सकते हैं। जैसा कि हम ऊपर वाले ग्राफ में भी देख रहे थे कि जो x वर्सेस t का ग्राफ का स्लोप है, मतलब dx अपॉन dt, वो वेलोसिटी देता है, और वही चीज़ अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे dx अपॉन dt लिखते हैं तो हमारा ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो रहा है a ओवर m ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे dx है और यहाँ पे x है, तो हम इस वाले वेरिएबल को इसके नीचे लाते हैं, dt को उस साइड ले जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ओवर एम टाइम्स डी टी। यहाँ तक क्लियर है। अब ये वाला जो चीज़ है ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के टाइप का होता है, और इसका डेरिवेशन भी किया जा सकता है इजीली। एक्स को कुछ ए कॉस में ए कॉस समथिंग ए कॉस थीटा ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करके, बट यहाँ पे मैंने इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखा है जो कि हम नॉर्मल इंटीग्रेशन में लिखते हैं। डी एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, ये इसका वैल्यू होता है। तो अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे ओरिजिनल इक्वेशन का कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स ओवर कैपिटल ए इक्वल्स अंडर रूट ऑफ के ओवर एम टाइम्स टी प्लस सी। यहाँ पे मैंने इसे इंटीग्रेट किया है, जो मैंने साइन अभी लिखा नहीं था। तो इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आ रहा है। यहाँ पे फिर से हमें सी का कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा, सी अननोन है यहाँ पे भी। तो वापस से हम अपने नोन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं, मतलब पुट करते हैं। एक्स इक्वल टू ए पे हमारे पास टाइम था 0 और वेलोसिटी भी था 0। तो यहाँ पे जो जो हमारे पास अननोन है उसे पुट कर देते हैं। तो ये बन रहा है साइन इनवर्स ए बाई ए इक्वल्स अंडर रूट ऑफ के बाई एम मल्टीप्लाइज टी क्या है 0
तो ये 0 हो जाएगा प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास सी का जो वैल्यू आ रहा है वो है साइन इन्वर्स ए बाई ए मतलब 1, और साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 2। तो सी का जो वैल्यू है वो हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारा इक्वेशन बन रहा है साइन इन्वर्स x ओवर ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k ओवर m टाइम्स t प्लस पाई बाई 2। तो अभी तक जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया वो था कुछ साइन इन्वर्स x ओवर a इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k ओवर m टाइम्स t प्लस पाई बाई 2। ये हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिराइव किया। तो यहाँ पे हम साइन इन्वर्स को इस साइड ले जाते हैं, मतलब इसे ओपन टाइप का करते हैं। तो ये होगा x ओवर a इक्वल्स साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ k ओवर m मल्टीप्लाइज टाइम t। ये मैंने साइन को उस साइड ले गया और यहाँ से हमारा x जो निकल के आ रहा है a ऑफ, और हमें पता है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है वो कॉस थीटा हो जाता है। तो मैं उसे डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 को हट जाएगा यहाँ पे, तो अंडर रूट ऑफ k ओवर m टाइम्स t। ये हमारा x का टाइम के साथ वेरिएशन आ गया। और ये अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें यही है हमारा x इक्वल टू a कॉस ओमेगा t, जिसमें हम इस वाले टर्म्स को ओमेगा बोलते हैं। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं ओमेगा है अंडर रूट ऑफ k ओवर m। और मैं इस वीडियो में यही दिखाना चाहता था कि हमारा SHM का इक्वेशन कैसे आया। तो थैंक यू, यही है रिज़ल्ट।